Hello students, welcome to our own online classes NCERT. We are doing class 9 history chapter number 1 the French Revolution. We have already covered first part of this chapter in which we studied about the condition of the French society in the late 18th century. We studied how the king was burdening deprived people with extra taxes. Moreover, the society was divided into various categories and the most deprived people had to pay the taxes. They were not doing any revolt. They were relying on some philosophers and comparatively better section of the society to start the revolt. The philosophers were spreading new ideas which was invoking a sense of freedom in people. Now we will start part 2, the outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for reason you have learnt in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates Generals, which would then pass his proposal for the new taxes. The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. Louis XVI दोबारा से टैक्सेस इंक्रीज करने की सोच रहा था, बट ओल्ड रिजम के फ्रांस में जो मोनार्क है अकेला ही ये डिसीजन नहीं ले सकता था कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं। इसके लिए उसने जो सोसाइटी की डिवीजन की थी उस डिवीजन को एस्टेट्स बोला था। उन एस्टेट्स के जो जनरल्स थे उनको बुलाना जरूरी था और उनके साथ मीटिंग करके ये डिसाइड करना था कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं या नहीं। पहले ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी और टैक्सेस बढ़ाए गए थे। अब दोबारा लुइस 16 टैक्सेस बढ़ाने की सोच रहा था, जिसके लिए उसे एस्टेट जनरल्स को बुलाना था जो कि तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ऑन 5th May 1789 लुइस 16 called together an assembly of the estate generals to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegate. The first and second estate sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on one side, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had to brought with them. सबसे पहले तो आपको टाइमलाइन का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो मेजर इवेंट था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसके पीछे क्या रीजंस थे उसी रिलेटेड ये टाइमलाइन है। तो ये टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने सभी एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और ये जो मीटिंग है ये पैलेस ऑफ वर्सेल के एक हॉल में बहुत शानदार तरीके से लेविशली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और जिस पे काफ़ी खर्चा किया गया। हालांकि ये मीटिंग थी टैक्स रेज करने के लिए क्योंकि मोनार्क के पास पैसा नहीं था, ट्रेजर खाली हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेविश लाइफस्टाइल शो करने के लिए पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए गए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट थे वो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आ रहे थे, सेकंड में नोबिलिटी था। तो जो क्लर्जी और नोबिलिटी वाले एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन रिप्रेजेंटेटिव को उस बड़े हॉल में जो कि वर्सेल्स के पैलेस में था उस हॉल में एक दूसरे के सामने बिठाया गया चेयर्स पर। और जो थर्ड एस्टेट था उसके 600 मेंबर्स थे, लेकिन उन 600 मेंबर्स को ये जो 300 मेंबर्स दोनों एस्टेट्स के थे, ओवरऑल 600 मेंबर्स थे फर्स्ट 2 एस्टेट्स, उनके पीछे थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स को खड़ा किया गया। थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोग थे। जैसे कि हमने पढ़ा थर्ड एस्टेट को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें जो एजुकेटेड और प्रॉस्परस लोग थे उन्हें मिडिल क्लास कहा गया। तो यही मिडिल क्लास के जो लोग थे वो एज रिप्रेजेंटेटिव उस हॉल में प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो पीजेंट्स मतलब जो मजदूर थे, आर्टिशियन थे या वीमेन थी,
उनको असेंबली में एंट्री डिनाई कर दी गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और उनके जितनी भी ग्रीवेंसेस थी और डिमांड्स थी उनको 40,000 लेटर्स में रिप्रेजेंटेटिव्स अंदर साथ में लेकर गए थे। वोटिंग इन द एस्टेट्स जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each estate had one vote. Louis XVI was determined to continue the same practice. But members of the Third Estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the Third Estate walked out of the assembly in protest. जब वोटिंग होनी शुरू हुई उसका सिस्टम ये था कि हर एस्टेट है उसको एज अ होल एक वोट माना जाएगा। मतलब अगर 3 एस्टेट्स हैं तो 3 वोट्स माने जाएंगे तीनों एस्टेट्स के। लेकिन थर्ड एस्टेट के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल आए थे उन्होंने ये डिमांड की कि सबसे पहले तो वोटिंग का सिस्टम चेंज किया जाए और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं हर मेंबर का एक वोट काउंट किया जाए। मतलब एक मेंबर एक वोट, जिस हिसाब से जो थर्ड एस्टेट था उसके 600 वोट्स हो जाते। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल था, ये जो आइडिया था फिलोसफर्स ने पुट फॉरवर्ड किया था जिसको कि थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स फॉलो कर रहे थे। यही आइडिया रोजे ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था। इस आइडिया को किंग ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब लुई 16 ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण थर्ड एस्टेट के सारे मेंबर्स हैं वो असेंबली से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट का मतलब होता है असेंबली से बाहर चले गए, ये दिखाने के लिए कि वो इस बात से नाराज हैं कि उनकी डिमांड को रिजेक्ट किया गया है और वो प्रोटेस्ट करने लगे। The representatives of the Third Estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé Sieyès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स का हॉल से बाहर जाने का ये कारण था, उनको लगता था कि वो पूरे फ्रांस के स्पोक्समैन हैं। मतलब स्पोक्समैन कौन होता है? जो कि किसी के लिए आवाज उठाए, तो वो पूरे फ्रांस के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो नाराज हो गए और हॉल से बाहर चले गए थे। उसके बाद 20th जून को वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वर्सेल्स के ग्राउंड में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। वर्सेल्स के ग्राउंड्स में इंडोर टेनिस कोर्ट था जिसमें वो सारे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे इकट्ठा होके उन्होंने एक नेशनल असेंबली का डिक्लेरेशन किया। ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सब नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं और ये कसम खाई कि वो वहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो फ्रांस के लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जिसमें कि उनके मोनार्क की पावर्स को कम कर दिया जाए। इसमें उनकी मदद कुछ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के मेंबर्स भी कर रहे थे, जैसे कि सेकंड एस्टेट का मिराबियो जो कि एक नोबल फैमिली से थे। उन्हें लगता था जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं वो सबको मिलनी चाहिए, ना कि कुछ चुने हुए लोगों को। इसके लिए उन्होंने एक जर्नल लिखा और उसमें बताया कि किस तरह से सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और स्पीच देकर लोगों को वर्सेल्स में इकट्ठा किया। ऐसे ही एबे सियस है, वो फर्स्ट एस्टेट में एक प्रीस्ट थे। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें उन्होंने थर्ड एस्टेट के बारे में बताया था और उस पैम्फलेट का नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। उन्होंने भी थर्ड एस्टेट को मिलने वाली प्रिविलेजेस के अगेंस्ट इस पैम्फलेट में लिखा था। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, rest of France seethed with turmoil. A severe winter meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille.
अब क्या हो रहा है कि नेशनल असेंबली है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था, लेकिन बाहर फ्रांस में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। उसका कारण था कि जो विंटर्स हैं वो बहुत सीवियर थे, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण कि क्रॉप्स की हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो रही थी। अब जब क्रॉप्स नहीं होंगे, इसका मतलब जो ग्रेन्स हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे, और जो सप्लाईज हैं फूड की वो कम हो रही हैं। इसी के कारण ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे, और जो बेकर्स थे उन्होंने कंडीशंस को और भी ज़्यादा बुरा कर दिया, और उन्होंने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। इसका मतलब है उन्होंने जितनी भी सप्लाईज थी व्हीट की, वो उन्होंने छुपा के रख ली, ताकि वो बाद में ब्रेड बनाकर उसको महंगे प्राइजेस पे बेचते रहें। ये सब होने के बाद क्या हुआ कि जो स्पेशली विमेन हैं जो कि ब्रेड बाय करने के लिए जा रही थी, उनमें गुस्सा फूट पड़ा। दे वर रियली वेरी एंग्री, और उन्होंने जो शॉप्स है उनको तोड़ते हुए उसके अंदर घुस गई और लूटिंग करनी शुरू कर दी। यही चीज़ हमने शुरू में पढ़ी थी कि जो किंग है उसने पेरिस में अपने ट्रूप्स को मूव करने के लिए बोल दिया था। उसका कारण ये था कि हार्वेस्ट बुरी थी विंटर के कारण, जिसके कारण ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे। ऊपर से जो बेकर्स थे उन्होंने होर्डिंग की, इसने विमेन को गुस्सा दिलाया और वो शॉप्स में लूटिंग के लिए एंटर कर गई थी। और फिर उसके बाद जो किंग था उसने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो पेरिस में जाएं। ये सब होने के कारण 14 जुलाई को भीड़ थी वो काफी गुस्से में थी, उन्होंने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था, और बेस्टाइल का जो जनरल था उसका भी मर्डर कर दिया गया था। In the countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chathe. They looted hoarded grains and burned down the documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes. Many of them migrated to nearby countries. अब जब पेरिस में विमेन ने शॉप्स पे अटैक किया और ब्रेड की लूटिंग की, और किंग ने पेरिस में ट्रूप्स को अटैक करने के लिए भेजा, आसपास के गांव थे वहां पे भी र्यूमर्स फैलने लग गई, अफवाह फैलने लग गई कि जो लॉर्ड है मतलब ज़मीन के मालिक हैं, मैनर का मतलब है जागीर, मतलब लैंड, और जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं उस लैंड पे उसके जो ओनर्स हैं, मैनर के जो ओनर्स हैं, उन्होंने डाकुओं के ग्रुप्स को ऑर्डर दे दिया है कि वो जाके पकी हुई फसलों को जला दे। ब्रिगेंड्स हैं, इनका काम ही ये होता है कि ये लूटिंग करते हैं और चीज़ों को आग लगा देते हैं। अब जो पीजेंट्स थे वो डर के कारण काफ़ी गुस्से में आ गए थे, और उन्होंने अपने जितने भी फार्मिंग के इम्प्लीमेंट्स थे जैसे कि होज हो गए या पिचफॉक्स हो गए, उनको उठाया और जो चैते था उस पे अटैक कर दिया। चैते क्या होता है, ये एक तरह का महल है जिसमें ये लैंड के लॉर्ड्स हैं वो रहते थे। वहां पे अटैक करने के बाद उन्होंने जितने भी ग्रेन्स दबा कर रखे हुए थे, छुपा के रखे हुए थे, उनको लूटा, और जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें रिकॉर्ड था कि किस किसान ने कितने पैसे देने हैं, किस पीजेंट के कितने कितने ड्यूज हैं, उनको जला दिया। अब जो नोबल्स थे वो काफ़ी डर गए थे, और उन्हें लग रहा था कि जो पीजेंट्स हैं और थर्ड एस्टेट के एजिटेटेड लोग हैं वो उनको मार ना दें, इसलिए वो अपने घर छोड़ के भाग गए, और कुछ तो आस पड़ोस की कंट्रीज में ही माइग्रेट हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रांस में सिचुएशन काफी खराब हो रही थी। इस सिचुएशन का इम्पैक्ट लुई 16 पर भी पड़ा, तो वो किस तरह का इम्पैक्ट था आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes was abolished and lands owned by church were confiscated. As a result, the government acquired asset worth at least 2 billion livres. जब लुई 16 को पता चला कि लोग हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है और उसके अगेंस्ट हो गए हैं, तो उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी, मतलब उसने उसको लीगली एक असेंबली घोषित कर दिया और माना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अपनी पावर्स को कम कर देगा। 4 अगस्त 1789 को
रात के समय असेंबली है उसने एक डिक्री पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया गया और फ्यूडल सिस्टम के अंडर जितने भी ऑब्लिगेशन और टैक्सेस थे, मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस थे पीजेंट्स के, उनको भी खत्म कर दिया गया। जो रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स थे, मतलब फर्स्ट एस्टेट के जो मेंबर्स थे, उनकी प्रिविलेजेस को भी खत्म किया गया और जो टिथिस नाम का टैक्स लगाया जा रहा था उसको भी लोगों से हटाया गया और जितनी भी जमीन चर्च के पास थी उसको अंडर द गवर्नमेंट कर दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसके पास 2 बिलियन लेवरेज की एसेट्स आ गई, संपत्ति उसकी बढ़ गई थी। अब तक हमने देखा वॉकआउट करने के बाद नेशनल असेंबली की घोषणा की और सर्दी के कारण जो ब्रेड के प्राइसेस बढ़े थे उसने लोगों में गुस्सा जगा दिया और वो गुस्सा पूरे देश में फैल रहा था, जिसके कारण फाइनली जो किंग था उसको अपनी पावर्स कम करनी पड़ी और नेशनल असेंबली को एक रिकॉग्निशन देनी पड़ी। इसके साथ ही फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के पावर्स को भी कम किया गया। ये जो सारी डेवलपमेंट थी कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसकी तरफ फ्रांस को लेके जा रही थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? इसका मतलब है, मोनार्की का मतलब तो पता है कि किंग है उसके एब्सोल्यूट राइट होते हैं, जो किंग कहेगा वही होगा और किसी की बात को नहीं माना जाता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोनार्क के राइट्स को कम कर देती है, मतलब रूल तो किंग ही कर रहा है लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो किंग को भी माननी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने राइट्स को अप्लाई कर सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the power of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explains how the new political system worked. अब जब 1791 में नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर लिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्क था उसकी कुछ पावर्स हैं उसको कम कर दिया गया था और वो पावर्स हैं जो सिर्फ एक पर्सन के पास कंसंट्रेट ना करके उसको डिवाइड कर दिया गया था। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो 3 पार्ट थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि आज भी डेमोक्रेसी का एक पावरफुल सिस्टम है। अगर आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है तो आपको इन 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होगा। अगर आप इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं यू कैन कमेंट। अब जब पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, इसके साथ ही फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसका मतलब है मोनार्क तो रूल कर रहा था बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रेजेंट फिगर है ये शो कर रही है कि किस तरह से पावर्स को डिवाइड किया गया था। पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी मतलब कोर्ट सिस्टम है। अब कोर्ट के जो जजेस थे उनको कुछ एक्टिव सिटीजन्स हैं वो ही इलेक्ट कर रहे थे। तो वो किस तरह से इलेक्ट करते थे? वो एक्टिव सिटीजन्स कौन से थे? 28 मिलियन की पॉपुलेशन में 4 मिलियन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स माना गया था जो कि टैक्सेस पे कर रहे थे और अबव 25 ईयर्स ऑफ एज थे। इसके अलावा जो लोग बिलो 25 ईयर्स हैं और जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे, उस पॉपुलेशन को पैसिव सिटीजन माना गया। ये लोग थे, इन्हें किसी तरह का वोटिंग राइट नहीं था एंड दे वर अबाउट 3 मिलियन इन नंबर। एग्जीक्यूटिव में किंग और उसके मिनिस्टर्स आ रहे हैं जो कि नेशनल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। नेशनल असेंबली इन टर्न किंग को कंट्रोल कर रहा है, मतलब अगर किंग कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई काम करेगा नेशनल असेंबली उसको रोकेगी। ये नेशनल असेंबली है 745 मेंबर्स का ग्रुप था और लेजिस्लेचर का पार्ट था। इसके साथ ही नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors, who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. अब सिस्टम अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था
कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो नेशनल असेंबली है उसको ये राइट था कि वो लॉज बना सके। जैसे आजकल बिल पास होते हैं तो वो लोकसभा पास करती है, उसी तरह से नेशनल असेंबली का काम था कि वो किसी भी तरह के लॉज को बना सके। ये नेशनल असेंबली है इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। तो इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट हो रही थी कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, एक्टिव सिटीजन्स मतलब वो मैन, ओनली मैन जो 25 ईयर्स ऑफ एज के हैं, प्लस जो अपने वीक में 3 डेज की लेबर है एज टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब हु वर पेइंग अ ह्यूज टैक्स, हैड द राइट टू वोट। और वो वोट जिसको कर रहे थे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो फिर से दोबारा से इलेक्टर्स का ग्रुप था, उनमें से मेंबर्स चुनते थे जो कि नेशनल असेंबली में सिट करते थे। इसके अलावा बाकी के जो सिटीजन्स थे जिनमें मेन और विमेन आ रहे थे जो कि 25 ईयर्स से कम एज के थे और जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे, उनको किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं था। और इलेक्टर के मेंबर बनने के लिए, मतलब वो ग्रुप जो असेंबली में सिट करेगा, असेंबली में एज अ मेंबर जा सकता है, उस ग्रुप में आने के लिए हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को ही चुना जाता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की थी, उसका सबसे पहला जो पार्ट था वो था डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। This is very important, so remember this name. Declaration of the Rights of Man and Citizen. Like we have preamble in the beginning of our constitution, the French people had Declaration of the Rights of Man and Citizen. अब जो ये डेक्लेरेशन थी, इसमें लोगों को, इसमें सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जा रहे थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू लाइफ मतलब सबको जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आप किसी भी तरह की ओपिनियन रख सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा, और इन द आईज ऑफ द लॉ एवरीवन इज इक्वल। इस तरह के जो नेचुरल राइट्स थे वो सबको दिए गए, और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि किसी के भी ये नेचुरल राइट्स हैं उनको वायलेट ना किया जाए, और उनको ये राइट्स हैं बाय बर्थ प्रोवाइड किए जाएं, और ये राइट्स हैं जो हर किसी को बाय बर्थ प्रोवाइड किए जाएं। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया और लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए, और कुछ ऐसे प्रिविलेजेस जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को दिए जा रहे थे विड्रॉ कर लिए गए, जिनके कारण थर्ड एस्टेट सफर कर रहा था। इवन दो अभी भी कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी है कि टैक्स है, टैक्स पे करने वाले लोग ही वोट कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे राइट्स लोगों को दिए गए थे जिसके कारण उनकी कंडीशन है इम्प्रूव हो गई थी। वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट, नाउ सी यू इन पार्ट 3।